हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम एट्थ क्लास के बच्चों के लिए हम चैप्टर लेके आ रहे हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, हर चैप्टर को रिवाइज करेंगे ताकि हमारे नंबर आए सबसे अच्छे। तो ओमेगा प्रो क्लासेस जो आपका अपना चैनल है वो लाया है पहला चैप्टर एट्थ क्लास का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी क्रॉप को प्रोड्यूस करना फिर उसको मैनेज करना। क्यों? अब पहले देखो, जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन इंसानों को चाहिए कि वो इंसान किस पे निर्भर है, प्लांट्स पे निर्भर है, ठीक है। प्लांट अगर अनाज निकलेगा तभी तो हम खाएंगे। लेकिन प्लांट्स अपने आप अनाज तो उगाएगा नहीं, उसमें हमें उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज क्यों करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए मतलब प्रॉपर वे में क्रॉप को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसका क्या है, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। रेगुलर प्रोडक्शन के बाद क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट के बाद क्या, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए। तो इन सब चीजों को समझने के लिए जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम प्रॉपर वे में समझेंगे कि आपका जो किचन का सारा सामान है, खाने पीने का सारा सामान, क्यों खाने पीने के बिना कोई चीज संभव ही नहीं है, तो वो कैसे होता है। तो इसके बारे में हम हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने बहुत बार सुना होगा क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, आपने अपने क्यारी में, अपने एक छोटे से गमले में दो चार पौधे लगा दिए तो क्या वो क्रॉप हो गया क्या? नहीं बेटा। अगर हम कोई चीज लार्ज स्केल पे करते हैं, ठीक है, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या है, किस कोई प्लांट हम लार्ज स्केल पे उगाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। एक कल्टीवेशन क्या मतलब है, कुछ चीजें उगाना। वो क्या है, हमारे पास जो कोई मेज है या पैडी है या वीट है, अगर हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्रॉप। अब क्रॉप कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। आपका सीरियल्स हो जाते हैं जिसमें आपके अनाज आ जाते हैं, गेहूं गेहूं धान ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद आता है वेजिटेबल, आपको सब्जी भी चाहिए। सब्जी के साथ और क्या चाहिए, आपको फ्रूट भी चाहिए। तो ये हम अलग अलग कैटेगरी कर लेते हैं कि हमारे पास कितने तरह के हमारे पास क्रॉप्स हैं, ठीक है। कितनी तरह की हमें मतलब अनाज चाहिए, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए। और कई बार हमें कपड़ों के लिए भी हम पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। कॉटन भी क्या आता है, वहीं से उगता है। तो अलग अलग तरह का जो हमने अलग अलग कैटेगरी बना ली है। अब दूसरी बात यह है कि इंडिया, देखो हम भारत बहुत बड़ा देश है। बहुत बड़े देश में क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का टेम्परेचर है, ठीक है। कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियाँ ज्यादा है, कहीं कम है। तो ये सब अलग अलग वैरायटी है। ह्यूमिडिटी अलग है, रेनफॉल का अलग है। तो और हर अनाज को उगने के लिए अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है। किसी को पानी, किसी अनाज को पानी ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो इसको हमने अलग अलग कैटेगरी बना ली कि इस मौसम में ये पौधा लगाना है, इस मौसम में ये पौधा लगाना है। तो इसी चीज को समझने के लिए हमने क्या है, दो कैटेगरी बना लिया। दो कैटेगरी में क्या है, हमने बना लिया। अब ये जो बता रहा हूं ये एग्जाम में आता है। एक है खरीफ। खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या मतलब हो गया, लार्ज स्केल पे। अब खरीफ एक हमने नाम दे दिया कि खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, जो क्रॉप्स क्या है जिसको रेनी सीजन में है, क्योंकि उनको चाहिए पानी ज्यादा। तो ये पानी ज्यादा कब होगा, रेनी सीजन में होगा। तो हमने रेनी सीजन में इसको उगाना शुरू कर दिया। रेनी सीजन में इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो गई। लेकिन अब कहोगे कि सर इन क्रॉप्स को हम दूसरे में तो सर्दियों में भी तो उगा सकते हैं, लेकिन सर्दी में बेटा इतना पानी कहाँ से लाओगे, ठीक है। पानी नहीं लाओगे, उसको ठंड लग जाएगी हर चीज को। तो मान लो ठंडे में वो अच्छे से उगेगा नहीं, क्योंकि किसी को गर्मी चाहिए, ठीक है। अब खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से, पहले खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स विच आर द सोन इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन इन द इंडिया इज जनरली फ्रॉम द जून टू सितंबर। जो जून से सितंबर के बीच में अनाज उगता है उसको बोलते हैं खरीफ, ठीक है। और ये कौन कौन से होता है, पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया और कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। ये क्वेश्चन में आ सकता है। खरीफ क्रॉप्स का आपका सीजन बताना होता है और इसमें इसके एग्जाम्पल भी देने पड़ते हैं कि कौन कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है रवि। रवि क्रॉप्स कौन से होते हैं, ये ठंडे विंटर सीजन में होते हैं, ठीक है। विंटर सीजन में कब से होता है, अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से में आपका विंटर शुरू हो जाता है और मार्च तक, फरवरी मार्च तक रहता है। जैसे अभी क्या है, सर्दियां हैं तो सर्दियों तक ही रहता है। सर्दियों के लिए इसको क्या बोलते हैं, रवि। रवि क्रॉप्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, रवि क्रॉप्स आर वीट, पीज, ठीक है, मस्टर्ड और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो रवि क्रॉप्स में आती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन की। अब
इतने लार्ज स्केल पे हमें क्रॉप प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन बीज क्या चाहिए, लार्ज स्केल पे चाहिए। फिर उसको जमीन को मैनेज करना है, फिर उसमें हमें बीज चाहिए, ठीक है। उसके बाद यही जो 7 प्रोसेस है, 7 प्रोसेस जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर क्या होगा, जो हमारी खेती बाड़ी, ठीक है, जो कौन करते हैं, किसान करते हैं, फार्मर करते हैं, सबसे महान लोग होते हैं वो, क्योंकि हमारा खाने पीने का बंदोबस्त वही करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को प्रिपेयर करना है, सॉइल को अच्छी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी आपने बीज बो दिया वो उग जाएगा। सॉइल की प्रिपरेशन चाहिए, उसकी प्रॉपर देख रेख चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने उसमें बीज बोना है, स्नोइंग, सोइंग। फिर उसके बाद एडिंग, उसमें कुछ हो सकता है कि उसमें कुछ मिनरल्स की कमी हो, तो मिनरल्स भी हमने ऐड करना है। तो मिनरल्स में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या है, जो बायोलॉजिकल वेट से होता है, वो हमारे पास मैन्योर हो गया। और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जो जो हमारे पास पौधों को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, जो मतलब जो हमारे पे आसपास जो बायोलॉजिकल चीजों से मिलता है उसको मैन्योर बोल देंगे। और जो केमिकली डेवलप किया जाता है फैक्ट्रीज में, तो उसको बोल देंगे फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई के भी अलग अलग तरीके हैं, कई नदियों से सिंचाई हो जाती है, कई तालाब से आपका पानी लेके सिंचाई कर लेते हैं, कहीं पर आप उसमें क्या करते हैं, खड्डा खोद के उसमें से जमीन से पानी निकालते हैं। कुछ ट्रेडिशनल वे हैं, कुछ मॉडर्न वे हैं, वो भी समझेंगे। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। आपने अनाज तो पौधे तो उगा लिए, पौधों में अगर कोई एक्स्ट्रा पौधा उग गया तो क्या करेंगे, वो भी हमारा जो जितनी भी चीजें हम ध्यान रख रहे हैं उसको हम पानी दे रहे हैं तो वो ले जाएगा, तो वीड्स को हम वहां से हटा देंगे। वीड्स के बाद क्या है, अब यहीं पर वीड्स में भी पेस्टिसाइड्स होता है, कुछ कीड़े भी आ सकते हैं, तो कीड़ों से भी हमें उसको सुरक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कीड़े आपकी फसल को खराब कर देंगे। फिर इतनी चीजें हो गई, हम की फसल अच्छी तरह से तैयार हो गई, तो क्या करेंगे, उसको काट लेंगे। तो हार्वेस्टिंग हो गया, उसको काट के कहाँ ले जाएंगे, काट के उसको तैयार करके, ये सारा हार्वेस्टिंग में आ गया। फिर उसको हम संभाल के रखेंगे, तो हमारे पास स्टोरेज आ गया। तो ये हमारे पास 7 प्रोसेस है, 7 प्रोसेस के हिसाब से हमारा सारा सॉयल। तो पहला प्रोसेस क्या है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, किसी भी जमीन में आप जाके बीज नहीं बो दोगे, ठीक है, क्योंकि बीज जो है वो बहुत सॉफ्ट है, उसको जड़ें, उसकी जड़ें निकलेंगी। जड़ें के लिए क्या चाहिए, जो मिट्टी चाहिए वो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। नहीं तो अगर हार्ड मिट्टी में क्या वो छोटा सा बीज है, क्या वो अपनी जड़ें पकड़ा पाएगा, नहीं पकड़ा पाएगा, तो आपका कोई फायदा नहीं है। और आपने अगर उसको ऊपर में रख दिया जमीन के, तो चिड़िया या चूहे वो खा जाएंगे उसको। तो हमने क्या करना है, उसको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले तो हम सॉइल का सिलेक्शन करेंगे कि कौन से सॉइल में कौन सी चीज, कौन सा अनाज अच्छे से उगेगा। तो उसके लिए हम सॉइल का सिलेक्शन करके फिर हम क्या करेंगे, उसमें सॉइल को लूज करेंगे। थोड़ा सा सॉइल को लूज करने के लिए क्या करेंगे, उसको खोदेंगे, ठीक है। खोदने के अलग अलग हैं, पहले छोटे स्केल पे क्या होता है, फावड़े से करते हैं, लेकिन हमें तो लार्ज स्केल पे करना है, तो हम प्लोइंग करेंगे। अब तो प्लोइंग के बाद क्या हो जाता है, हो आ जाता है, जो हल आप बोलते हो। तो उसके बाद हमारे पास और क्या आ जाता है, आजकल तो ट्रैक्टर से करते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन, जो हमारे पास जो ट्रैक्टर से भी चीजों को इजिली वे में, क्योंकि लार्ज स्केल पे करना है, क्योंकि हम देखो दिन ब दिन क्या है, आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा अनाज चाहिए। तो बहुत ज्यादा अनाज के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉपर वे में मैनेजमेंट चाहिए। तो सॉइल का समझ में आ गया आपको, क्या सॉइल में उसको लूज करना जरूरी है। लूज क्यों करना जरूरी है, नहीं तो जो पौधों की जो जड़ है वो नहीं पकड़ पाएगी, ठीक है। और हमारे पास कंटेंट, यू हैव द लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस में हमने पहले पढ़ा है कि सॉइल कंटेंट, सॉइल में क्या क्या चीजें होती है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सब हमारे पास सॉइल में प्रेजेंट रहता है। इन एडि अब देखो उसमें क्या करते हैं, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स नीड डिकम्पोज बाय द सॉइल organism. In this way various minerals, nutrition in the dead plant organism are released back. तो क्या होता है कि ये जो सॉइल में होता है कई तरह की चीजें होती हैं, कुछ हमारे फायदे की चीजें होती हैं, कुछ हमारे नुकसान की चीजें होती हैं। तो फायदे की चीजों को हम रखते हैं, नुकसान की चीजों को हम हटा देते हैं। अगर मान लो उसमें अलग अलग छोटे छोटे पौधे हैं तो उसको हटाना पड़ेगा, तो छोटे छोटे पौधों को हटाने के, घास के हटाने के लिए फिर उसको क्या करेंगे हम, प्लांट की ग्रो के लिए। तो प्लांट अगर सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोइंग बाय, उसको क्या करेंगे, देखो टॉप लेयर, जो प्लांट टॉप लेयर, आपका जो सॉइल का जो टॉप लेयर है उसको हम लूज करेंगे। लूज क्यों करेंगे, अगर हम उसमें पानी देंगे तो पानी अच्छे से उसमें जाए,
ठीक है, उसके लिए और उसके न्यूट्रिएंट्स मिले, तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास प्रोसेस है। तो ये देखो, जो लूज करने को उसको बोलते हैं टीलिंग एंड प्लोइंग, यानी प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टीलिंग एंड द प्लोइंग। टीलिंग और प्लोइंग का मतलब क्या है, उसको हमने खोदा, खोदने के बाद उसको जो जमीन है, जमीन के जो छोटा सा जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर को हमने पलटा ताकि उसमें धूप लगे, उसमें जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो खत्म हो जाए, जो घास फूस है वो खत्म हो जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, टीलिंग एंड प्लोइंग। टीलिंग और प्लोइंग में क्या आ जाता है, ये किससे करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसे मेन क्या है हमारे पास, प्लोइंग। प्लो, प्लो क्या होता है, हल, इस तरह का प्लो होता है। प्लो क्या होता है, हल। उसके बाद आ जाता है कुछ मॉडर्न में आ जाता है हो, मॉडर्न में आ जाता है हो, फिर उसके बाद आ जाता है कल्टीवेटर। ठीक है, ये देखो ये है प्लो। प्लो में क्या होता है, ट्रेडिशनल वे से हम काम करते हैं, उसमें एक हल हल लगे होते हैं, ये आपका ये हल है। ठीक है, इसको ही प्लो बोलते हैं। इसमें शाफ्ट लगा होता है, इसमें आगे एक ना लोहे का आगे शाफ्ट लगा होता है, जिससे जमीन को खोदते हैं और जमीन पलट जाती है। छोटी सी, छोटा सा जो टॉप लेयर है उसको हम हिला डुला देते हैं। तो ये किससे करते हैं, हम बैलों की मदद से करते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास आता है प्लो, सबसे बड़ा। इसमें आप प्लो से क्या होता है, प्लोइंग। प्लोइंग में क्या आ जाता है हमारे पास, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस द एशियन टाइम, ये बहुत लंबे टाइम से होता है। टीलिंग द सॉइल मतलब जो सॉइल को लूज करने का जो प्रोसेस होता है उसको, और उसको खोदने का प्रोसेस होता है। एडिंग फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो फर्टिलाइजर के लिए नीचे तक फर्टिलाइजर चाहिए। फर्टिलाइजर किसको चाहिए, पौधों की जड़ों को चाहिए। जड़ कहाँ है, पौधे जमीन के नीचे हैं, तो जमीन के उसको खोदेंगे तभी तो जड़ अच्छी तरह पहुंचेंगे और फर्टिलाइजर नीचे तक जाएगा। ठीक है, रिमूविंग द वीड्स, फ्लोइंग क्यों जरूरी है, जो वीड्स है वो जो उसको रिमूव, जब पौधे हमने लगाने हैं तो हमने एक्स्ट्रा जो वहां पर पौधे हैं उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और टर्निंग द सॉइल। ठीक है, सॉइल को थोड़ा सा उसको देख रेख करने की जरूरत है। दिस इज मेड वुड, और देखो ये क्या किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, उसमें आगे लोहे का थोड़ा सा शाफ्ट होता है। और ये किसकी मदद से होता है, बुल्स की, पेयर ऑफ बुल्स। ठीक है, बुल्स बुल्स की मदद से होता है, या अदर एनिमल, कई जगह हॉर्स से करते हैं, कई जगह कैमल से करते हैं। इट इज कंटेनर स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन शाफ्ट, इसमें आयरन शाफ्ट लगा होता है। और इसको बोलते हैं प्लोइंग। इतनी चीज समझ में आ गई प्लोइंग क्या चीज होती है। तो इसी का फिर एक मॉडर्न थोड़ा सा इसको कर देते हैं हो। ठीक है, HOE, इट इज अ सिंपल टूल। देखो हो कैसा होता है आपको दिखाते हैं। हो इस तरह से होता है। हो का काम भी लगभग यही तरह होता है कि इसमें थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक होता है, इसमें कम मेहनत से ज्यादा काम हो सकता है। क्योंकि हम धीरे धीरे क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं ताकि हम मैक्सिमम एक्स्ट्रा काम ले सके। फिर उसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाता है, इसके देखो कई बार इसकी फिगर भी आ जाती है कि आपका प्लो क्या है, हो क्या है। हो में आपने ये फिगर बनानी है, इसमें क्या होता है, ऊपर में ग्रिप होता है, हैंडल होता है जिसमें पकड़ते हैं, आगे बीम होता है, रॉड होता है, और यहाँ पर बैल लगाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेंड, ये बेंड प्लेट है। बेंड प्लेट क्या करती है, मिट्टी को पलटती है, मिट्टी को पलटती है। और ये हमारा पास प्लो है, तो इसका भी आपको फिगर आ सकता है। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, बीम होता है, ये हमारे पास प्लो शाफ्ट होता है, प्लो शे, ठीक है, ये सब आपको फिगर बनाने के लिए आ सकता है। उसके बाद हमारे पास कल्टीवेटर आ जाता है। कल्टीवेटर क्या होता है, मॉडर्न डे में हमारे पास ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे ये शाफ्ट लगे होते हैं, जिससे मिट्टी को ज्यादा अमाउंट ऑफ, ज्यादा काम हो सकता है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ मिट्टी कम समय में हमारा पास हो सकता है। तो ये इसके आगे क्या लगता है, ट्रैक्टर लगा होता है, ट्रैक्टर से ये चलता है। ठीक है, ये हमारा जो कल्टीवेटर है किससे चलता है, ट्रैक्टर से चलता है। और ये हमारे पास आपको समझ में आ गया कि अगर मिट्टी को तैयार करने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्लोइंग करना पड़ेगा, या उसके आप प्लो से कर सकते हो से कर सकते हो, या कल्टीवेटर से कर सकते हो। उसके बाद अब मिट्टी हमारे पास तैयार हो गई। मिट्टी में जितने भी हम मोटे मोटे जो ढीले थे, या आप उसको बोलते हैं मिट्टी के, जो मिट्टी को हमने सॉफ्ट कर लिया, मिट्टी के जो हार्ड पार्टिकल थे उसको हमने सॉफ्ट कर लिया, ताकि जो हमारा बीज है अच्छी तरह ग्रो कर सके। फिर अब उसके बाद करेंगे हम सोइंग। सोइंग मतलब होता है हेल्दी बीज। पहले तो हमें सोइंग के लिए क्या चाहिए, बीज चाहिए। बीज में भी कैसा बीज चाहिए, हेल्दी बीज, हेल्दी सीड चाहिए। ठीक है, हेल्दी गुड क्वालिटी का चाहिए। ठीक है,
अब हमारे पास हेल्दी बीज, हेल्दी सीड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सीड्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो सीड्स का सिलेक्शन हमने कर लिया, अब हमारे पास सीड्स आ गए। सीड कई बार इसको हेल्दी सीड्स के लिए हम क्या करना पड़ता है, अगर हम सीड्स को पानी में देंगे तो पानी में जो कुछ खराब सीड्स होंगे ऊपर तैरने लगेंगे, और जो अच्छे सीड्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इतनी चीज समझ में आएगी। फिर इसमें ट्रेडिशनल टूल्स, अब इसको उसमें बोना भी है, तो बोने में हम कई बार उसको छींटते हैं, उसको छिड़काव ऐसे हाथ में लेके छिट कर देते हैं। और कुछ ट्रेडिशनल टूल्स के थ्रू करते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स में हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास जो हमने जो प्लो तैयार किया था उसमें एक देखो ये फनल है हमारे पास। इसमें फनल में हम क्या करते हैं, जैसे फनल में हम बीज ऊपर से डालते हैं, और नीचे ये इसको पलटता जाता है, मिट्टी को उसको पलटता जाता है, और उसमें क्या होता है, बीज अच्छी तरह चला जाता है। ठीक है, फनल अब इसको इसी का थोड़ा सा मॉडर्नाइज हमने कर दिया है। ये हमारे पास सीड ड्रिल्स है। सीड ड्रिल्स में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स हम डाल देते हैं, और ये कम समय में ज्यादा खेत में हम बीज को बो सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमारे पास एक ट्रैक्टर लगा होता है, शाफ्ट लगा होता है, जिसकी मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब कम समय में ज्यादा काम हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो हमारे पास सीड्स है, वो डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी अवॉइड द, क्यों, इसके बीच में हमें डिस्टेंस देना चाहिए। डिस्टेंस क्यों देना चाहिए, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ठीक है, उसमें बीज जो बोएंगे तो बीज के बीच में, दो बीजों के बीच में हमारे पास डिस्टेंस देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस देना चाहिए। ना ज्यादा बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना ज्यादा बहुत कम होना चाहिए। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो सनलाइट जो मिलेगी, तो सनलाइट उसको प्रॉपर वे में सनलाइट नहीं मिल पाएगी, या आप जो उसमें खाद दीजिएगा या आपने उसमें वीडिंग कीजिएगा तो वो प्रॉपर वे में नहीं हो जाएगा। तो बीजों के बीच में, जो बीज के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। अब हमने बीज भी बो दिए, बीज का सिलेक्शन करके बीज भी हमने बो दिए। बीज के बाद हमारे पास क्या होता है, एडिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है, ठीक है, हमारे पास अब तो क्या हो गया, सॉइल का प्रिपरेशन हो गया, सॉइल हम अच्छे से हमने तैयार कर लिया। सॉइल के बाद हमने उसमें बीज बो दिए, स्नोइंग हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब देखो कुछ प्लांट्स को, उन प्लांट्स को कुछ मिनरल्स भी चाहिए। ठीक है, वो मिनरल्स प्लांट जरूरी थोड़ी ना कि जमीन से मिल जाएगा। उस मिनरल्स की प्रोवाइड के लिए हम उसमें क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे सॉइल में। उसी को बोलते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, हम उसमें उसके जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट्स को, न्यूट्रिएंट्स के लिए हम उसमें कुछ खाद, जैसे हम जनरल वे में क्या बोलते हैं, उसमें खाद देते हैं। तो खाद ना, यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका जो मैन्योर होता है मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइजर होता है। तो ये इसको, इसका डिफाइन कैसे करेंगे, द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्योंकि वो हेल्दी ग्रोथ करे। आर कॉल्ड द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसको क्या बोलेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर soil supplies minerals and nutrients to the crop plants। ठीक है, अब देखो जमीन में, सॉइल में भी तो मैन्योर होते हैं। ठीक है, वो भी देते हैं। लेकिन क्या है, रेगुलर जो हम फार्मिंग करते हैं, रेगुलर प्लांट लगाते हैं, तो जमीन से जो फर्टिलाइजर और मैन्योर है वो कम होते जाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ एडिशन मैन्योर उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास दो नाम है, एक मैन्योर है, एक फर्टिलाइजर है। जो ऑर्गेनिक, जो मैन्योर इज है, अब देखो मैन्योर क्या है हमारे, मैन्योर क्या है हमारे पास, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलाते हैं। ठीक है, हम जमीन में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलाते हैं उसे मैन्योर बोलते हैं। मैन्योर जो हमारे पास जो मैन्योर कहाँ से बनते हैं, जो हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स, अगर जो प्लांट्स सड़ गल जाते हैं या एनिमल वेस्टेज होते हैं तो उससे क्या बनता है, मैन्योर बनता है। और मैन्योर उसके लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम उस क्या करता है, जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, प्लांट्स में अच्छी से सारा उसके न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है।
और उसके बाद ये किस तरह का और होता है, आपके वर्मी कंपोस्ट आपने जो पहले पढ़ा है वर्मी कंपोस्ट भी होता है। तो इसको क्या करते हैं, फार्मर डंप द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट, पिट मतलब है किसी गड्ढे में उसको डंप करता है, और वो कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज होके जो एनिमल वेस्ट है और वो डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कास्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको सड़ा देते हैं, सड़ा के वो क्या होता है खाद की रूप में बन जाता है। तो गोबर की खाद आपने देखी होगी कि गोबर को भी बहुत दिनों तक रखने पे वो क्या होता है, खाद बन जाता है। ये नहीं कि कच्चे गोबर को आपने जैसे गोबर दिया हमने जाके उसको खेत में डाल दिया, ऐसा नहीं, उस गोबर को बहुत दिनों तक खा जाता है, तो उसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं। अगले चैप्टर में हम माइक्रोब्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो वो माइक्रोब्स क्या बोल करते हैं, एनिमल वेस्टेज को और प्लांट के जो प्लांट के वेस्टेज होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज करके क्या बना देते हैं, उसको मैन्योर बना देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, और मैन्योर किस तरह से ग्रोथ करता है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि हमने क्या किया, तीन कप ले लिए, तीन कप में अलग अलग मिट्टी ले ली, मिट्टी में हमने थोड़े थोड़े सीड डाल दिए। अब जब उगे हैं तो हमने उसमें कुछ मैन्योर डाला, कुछ हमने फर्टिलाइजर डाला और कुछ हमने उसको ऐसे छोड़ दिया। हम देखेंगे जिसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, जिससे कंपेरेटिव जिसमें हमने उसमें हमने कुछ नहीं डाला हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर हमारे लिए जरूरी होता है। अब हमारे पास इतना तो मैन्योर तो समझ में आ गया, जो हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, वो हमारे पास मैन्योर होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक जो खाद है एक तरह से वो मैन्योर है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर क्या है हमारे पास, ये केमिकल से बनता है। फर्टिलाइजर आर द केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब हमें अगर मान लो हमें खेत में सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट्स हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए खाद डालना पड़ेगा। खाद कौन सा, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। तो फर्टिलाइजर क्या है, इज अ केमिकल, ये कैसे बनता है, केमिकल से बनता है, और ये प्रॉपर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। मतलब ये सिर्फ एक या दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स उसमें ज्यादा होते हैं, और उसमें अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं। अगर हमने क्या यूरिया में क्या होता है, यूरिया डाला है तो उसमें एक अलग तरह का न्यूट्रिएंट होगा, फिर उसके बाद अमोनिया डालना तो अलग होगा, फिर अमोनियम सल्फेट हो गया, फिर सुपर सल्फेट हो गया, फिर पोटैश हो गया, फिर एक होता है एनपीके। एनपीके होता है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। नाइट्रोजन ये सब भी डाल के हम डालते हैं खेत में। खेत में डालने से क्या होता है, इसको प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि आप उसमें अच्छी ईल्ड ले सके, उसमें अच्छी ईल्ड, बेटर ईल्ड ले सके। ईल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, ईल्ड का मतलब होता है उसकी उपज, की उपज हम ज्यादा मात्रा में उसकी जैसे मान लीजिए हमने बीज बोया एक खेत में, कितनी ज्यादा मात्रा में उपज हमें मिले, तो ईल्ड के उसको बोलते हैं ईल्ड। तो ईल्ड हमें ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर डालना पड़ेगा। और लेकिन फर्टिलाइजर के क्या करते हैं, आल्सो बिकेम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इससे फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन भी होता है। फर्टिलाइजर कुछ हद तक जितना कुछ हमें फायदा करता है, कुछ ये इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है, ज्यादा रेगुलर फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल लेस फर्टिलाइज हो जाता है। देखो यहाँ पर अगर ज्यादा बहुत समय तक अगर हम फर्टिलाइजर किसी खेत में डालेंगे, आपके पास अनाज तो बढ़िया हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो खेत के लिए सही नहीं है। खेत के लिए सही नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि उसको लेस फर्टिलाइज बना देगी। और क्या करेगी, फर्टिलाइजर हैज आल्सो बिकेम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वो वाटर पोल्यूशन भी कर देगी, क्योंकि वो केमिकल है। बारिश होगी तो बारिश का साथ वो केमिकल घुल के कहाँ जाएगा, आपके सीधे जमीन में चला जाएगा। जमीन में जो वाटर सोर्सेज हमारे पास है, जो हम नलकूप से या पानी हम बोरिंग से जो पानी निकालते हैं, तो वो पानी को क्या कर देगा, पोल्यूटेड कर देगा। तो फर्टिलाइजर को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन और कम से कम कह सकते हैं या अप्रोप्रिएट वे में करना चाहिए, जितना आवश्यकता हो उतना करना चाहिए, ठीक है। एंड वी हैव द सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का सब्स्टिट्यूट क्या है, अगर मान लो ये नुकसान देता है तो हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर का है कि ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करेंगे। ऑर्गेनिक मैन्योर को ज्यादा ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो नुकसान है जमीन का वो कम होगा। और ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है वो जमीन को कम नुकसान पहुंचाता है। देयर एज अ मैन्योर इज इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। तो मैन्योर क्या करता है, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। यानी जिसमें मैन्योर मिला होता है
तो वो वाटर को अच्छे से जमीन जो है वो पानी को अच्छे से पकड़ के रखता है, उसको बांध के रखता है, उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ताकि उस पे कम से कम पानी लगे। ऐसा नहीं कि हमने आज पानी दिया फिर वो पानी वो होल्ड करके नहीं रखेगा, तो वो कुछ दिनों बाद हमें फिर दोबारा इरिगेशन करना पड़ेगा, इरिगेशन करने का खर्चा फिर बढ़ जाता है। तो मैनवर बहुत बहुत हिसाब से बढ़िया होता है। और इसको हम अगर मान लो रेगुलर हम खेती करते हैं, एक ही टाइप की खेती करते हैं, तो प्लांट क्या करता है, जमीन से मैन्योर खींच लेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, हम अलग अलग एक ही खेत में अलग अलग तरह की खेत करते हैं। मतलब उसमें एक बार हमने पैडी उगा लिया, फिर हमने उस पर दूसरी फसल उगा दी, फिर उसके बाद दूसरी फसल उगा दी। इस तरह से हम क्रॉप की रोटेशन करते हैं। क्रॉप की रोटेशन क्या होता है कि उस खेत को टाइम मिल जाता है अपने आप को डेवलप करने के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं, मान लीजिए मैथ आप बना रहे हो, मैथ आपने आधा घंटा मैथ बनाया, मैं आधे घंटे के बाद क्या होगा, आपको उसमें लगेगा कि हमने ज़्यादा बना लिया, फिर हम सब्जेक्ट चेंज कर लो, आप उसमें साइंस पढ़ो, फिर आधा घंटा साइंस पढ़ने के बाद क्या पढ़ो, एसएससी पढ़ो। इससे क्या रहेगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। वैसा ही हमारे पास खेत में होता है, खेत में हम क्रॉप को रोटेशन करते हैं। तो पढ़ते वक्त भी आप एक ही सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ते रहो, दो तीन घंटे पढ़ते रहो, बीच बीच में सब्जेक्ट को चेंज करते जाओ। जैसे आधे घंटे एक घंटे बाद आपने सब्जेक्ट को चेंज कर लिया, और बीच में 5 मिनट के लिए ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रेक लेना है 5 मिनट का। कई बच्चे क्या करते हैं, 5 मिनट पढ़ते हैं और 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, वैसा नहीं करना है। तो हमारे पास आप क्रॉप रोटेशन हो गया। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम करते हैं एक ही खेत में, तो वो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। और हमारे जो फार्मर है, अलग अलग तरह के क्लाइमेट की वजह से अलग अलग तरह का फसल उगाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, राइजोबियम एक एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, दीज आर द प्रेजेंट इन द सॉइल में प्रेजेंट होता है, और ये सॉइल को नूडल्स मतलब सॉइल को और फर्टिलाइज बनाने में हेल्प करता है, उसमें नाइट्रोजन मिलाने में हेल्प करता है। एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन होता है, दे फिक्स द नाइट्रोजन, वो ऑटोमेटिक जो हम अलग से जो उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे, इससे बढ़िया है कि हम प्लांट उसमें राइजोबियम जो गुड बैक्टीरियाज है, प्लांट के जो गुड के लिए जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज है, उसका ग्रोथ करेंगे। तो केमिकल क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइजर कई बार बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरिया को मारता है, गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है। तो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना चाहिए। फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से सॉइल उसका फर्टिलिटी लूज करता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसको डिफरेंस है हमारे पास फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में। तो हम करते हैं, फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, ये क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट है। और मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग्स एंड द प्लांट रेजिड्यू। प्लांट का जो बचा खुचा है उसको हम डिकम्पोज करके हम मैन्योर बनाते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये फील्ड में ही तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर क्या करते हैं, जमीन में नमी प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो जमीन पानी पौधों के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए। ह्यूमस क्या होता है, नमी होता है, ठीक है, पानी की मात्रा। तो जो वो जमीन में नमी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन मैन्योर क्या करता है, प्रोवाइड द लॉट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। सॉइल में बहुत ज्यादा नमी करता है, एक तरह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। फर्टिलाइजर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, लाइक द नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की तरह क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन मैन्योर में क्या होता है, लेस न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट उतने ज्यादा नहीं होते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। इसमें बोलेंगे लेस रिच इन, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो हमारे पास आपने ये चीजें भी समझ ली कि हमारे पास फर्टिलाइजर क्या है, मैन्योर क्या है। और अब पढ़ेंगे कुछ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के कुछ एडवांटेजेस, इट इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग, मैंने पहले ही बताया कि मैन्योर्स क्या होते हैं, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो जमीन की है उसको बढ़ा देते हैं। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू द विच इज एक्सचेंज द गैसेस बिकेम द इजी।
तो क्या चाहिए, पौधों की जड़ों को थोड़ा सा हवा भी चाहिए, तो वो क्या करता है, उसको पोरस, उसको स्पंजी बना देता है स्पंज के टाइप में, ताकि उसमें से हवा क्रॉस हो सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, जो प्लांट्स के लिए जो जरूरी माइक्रोब्स होते हैं, ये उसको बढ़ाता है। और उसके बाद क्या करता है, इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर को भी इंप्रूव कर देता है। उसके बाद हमने हमने बीज बो दिया, बीज बोने के बाद हमने उसमें मैन्योर भी डाल दिए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसको कुछ पानी की, उस पौधों को कुछ पानी की भी जरूरत होता है। तो एडिशन ऑफ पानी के लिए हमें क्या करेंगे, इरिगेशन करना पड़ेगा। तो इरिगेशन हमारे पास का मतलब क्या है, इरिगेशन का मतलब होता है बेटा सिंचाई। हमें उसमें कुछ सिंचाई सिंचाई भी करनी पड़ेगी। सिंचाई किस तरह से करना है, उसको हमें भी पानी चाहिए होता है, ऐसा ही पौधों को भी पानी चाहिए होता है। तो पौधों को जो पानी चाहिए होगा, तो पौधों को पानी क्यों चाहिए होगा, एक मिनट, एग्जिट, पौधों को पानी जो चाहिए होगा, तो हमारे पास अ, अ, यहाँ पर क्या है, लिविंग बींग को पानी चाहिए होता है। तो पौधे भी क्या है, लिविंग बींग है। वाटर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, उसको वाटर चाहिए। वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, वाटर कौन ऑब्जर्व करता है, प्लांट रूट ऑब्जर्व करता है। अलोंग विद द वाटर मिनरल, अब वाटर क्यों जरूरी है, अलोंग द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर द आल्सो अब्जॉर्ब्ड। तो वो क्या करता है, प्लांट के आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, तो फर्टिलाइजर क्या है, वो हार्डनेस है। तो पानी डालने से क्या होता है, वो पानी के साथ घुल जाता है और प्लांट के हर पार्ट उसको अब्जॉर्ब करता है। तो क्या करता है ये हमारे पास, प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ द वाटर। प्लांट जो हम पानी देते हैं उसको, पानी देने के जो प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। तो पानी वो क्या करता है, प्लांट 90% ऑफ वाटर ऑब्जर्व करता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज द जर्मिनेशन ऑफ सीड, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन के लिए भी वो वाटर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डू नॉट टेक द प्लेस ऑफ द अंडर द ड्राई कंडीशन, अगर कंडीशन ड्राई होगी, अगर कंडीशन ड्राई होगी तो वो क्या करेगा, जर्मिनेशन संभव नहीं है, जर्मिनेशन संभव नहीं है, जर्मिनेशन संभव नहीं है इन ड्राई कंडीशन में। प्लांट उगेगा क्या, पौधा नहीं उगेगा। जैसे आपके घर में भी क्या होता है, क्यारियों में आपने या गमले में पौधा उगा रखा है, तो आपको उसको रेगुलर पानी देना पड़ता है, पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। इसी तरह जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स को रेगुलर वाटर की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट डिजोल्व इन वाटर, क्या अब देखो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, डिजोल्व इन वाटर, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आपने मिलाए थे वो डिजोल्व इन पानी में मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट टू द ईच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के हर पार्ट तक वो पहुंच जाता है। इतनी बात आपको समझ में कि, तो वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर। तो जो हमने पानी डाला है, तो पानी डालने से क्या होगा, ये उसको सूखने से बचाता है, फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर इसको बचाता है, ये को बचाता है। द सॉइल आर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ, और मॉइस्चर किस लिए भी जरूरी है, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, हेल्दी हेल्दी क्रॉप के लिए पानी जरूरी है। तो इसी को द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ द क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल, जो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल कॉल्ड द इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल, एक इंटरवल पे। ये नहीं कि एक बार पानी हमने बहुत सारा पानी दे दिया, क्या करते हो आप भी, बहुत सारा पानी एक बार पे तो नहीं पीते, आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हो। इसी तरह इसको प्रॉपर इंटरवल पे हमें पानी देने को ही क्रॉप्स को इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंटली ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप टू क्रॉप ये चीजें वेरी करती हैं। किसी क्रॉप में कम पानी की आवश्यकता होती है और किसी में ज्यादा, और सॉइल में भी किसी सॉइल के हिसाब से भी इरिगेशन डिपेंड करता है। अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो उसको आपको इरिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, सॉइल में पानी की कमी है, तो आपको ज्यादा मात्रा में पानी देना पड़ेगा। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज हाइयर। अब देखो गर्मी के दिनों में क्या है, समर के दिनों में क्या है, तो पानी जल्दी सूख जाता है, तो वहां पर आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा। और वाई इट इज सो, क्यों, क्योंकि पानी गर्मियों में ज्यादा सूख जाता है। इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, गर्मियों में क्या इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, जो पानी होता है भाप बन के उड़ जाता है, तो वो पानी उड़ गया तो हमें उसमें पानी ज्यादा देना पड़ता है, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द, उसको लेवल को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है,
एनवायरनमेंट। ठीक है, अब सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या है? आपके पास जो पानी है अब आएगा कहाँ से? ठीक है, सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब पानी आएगा कहाँ से, पानी कहाँ से आएगा? द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ फॉर इरिगेशन आर वेल। उसमें क्या होता है, कुएं होते हैं कुछ आपके पास, कुएं से आएगा, फ्रॉम वेल्स। ठीक है, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड द कैनाल्स। तो इन चीजों से हमारे पास, अगर इसको ये भी क्वेश्चन आ सकता है सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या होते हैं, तो आपने लिखना है वेल्स। वेल्स क्या होते हैं? कुएं होते हैं, आपने पता ही है आपको। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल हमने छोटे छोटे ट्यूबवेल्स, हर जगह छोटे छोटे ट्यूबवेल्स करते हैं ताकि प्रॉपर वे में इरिगेशन हो सके। पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं। ठीक है, लेक्स होते हैं, नदियां होती हैं, रिवर हो गया। डैम्स होते हैं, डैम्स से क्या होता है, छोटे छोटे कैनाल्स निकाले जाते हैं, कैनाल ले जाके हम क्या करते हैं, उससे भी इरिगेशन करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, देखो ये इरिगेशन का तरीका है। इसमें ये इरिगेशन में दो तरीके हैं। कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं इरिगेशन के, इरिगेशन के कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड में कौन से होते हैं? जैसे आपने वेल किया, वहां से हम पानी निकाल के, उसको मैनुअली पानी निकाल के हम उसमें खेतों में पानी देते हैं। द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स। ठीक है, जो वेल क्या है हमारे पास, ट्रेडिशनल मेथड है। lakes and canals is the lifted up the by different method in the डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन में अलग अलग मेथड से हम करते हैं। तो दे आर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब परंपरागत तरीके से, पहले से जो से हम यूज करते हैं उस तरह से हम यूज करते हैं फॉर टैकिंग इन द फील्ड। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, अ, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल मेथड के नाम दे रखा है। तो पुलिस सिस्टम जो होता है, हम उसको मोट बोलते हैं। पुलिस सिस्टम की वजह से, जैसे आपने ये दिखा रखा है, ये मोट है। तो इसमें से पानी हम बाहर निकालते हैं और वो पानी, उसको मैनुअली मेथड से हम पानी पानी सिंचाई करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, चेन पंप। चेन पंप भी होता है, ये चेन से ये घूमता रहता है और पानी निकलता रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास ढेलकी भी यूज होता है। ढेलकी क्या होता है, इसमें हम, ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, कुएं से पानी निकाल के, कुएं से पानी निकालने का अलग अलग तरीका है। रस्सी से निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास ढेलकी हो जाता है, ये हमारे पास चेन पंप हो जाता है। उसके बाद हमारे पास और कौन सा हो जाता है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ कैटल फीड से होता है, इसको रेहात बोलते हैं। ये कैटल घूमता रहता है, इस पंप से ये चलता रहता है और पानी उसमें, जमीन से पानी निकलता निकलता रहता है। ठीक है, ये रेहात हो गया हम हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, पंप आर। अब देखो उसके बाद अब मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, पंप्स आ गए। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड इन द लिफ्टिंग द वाटर। अब उसमें क्या होता है, जो पंप्स होते हैं, पंप्स में क्या होता है, उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या होगा, डीजल होगा, बायोगैस होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, सोलर एनर्जी। ये हमारे पास कुछ मॉडर्न मेथड में ये चीजें, ये ट्रेडिशनल मेथड में ये सब हेल्प करते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रेडिशनल मेथड में यूज करते हैं। अब हमारे पास मॉडर्न मेथड क्या क्या है, मॉडर्न मेथड में हमने क्या किया है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, एक तरह से हम वेल से जो पानी निकल रहा है उसको पाइप के थ्रू हमने पूरे खेत में पाइप बिछा दिए। पाइप बिछाने से क्या होता है, और उसमें हमने छोटे छोटे झंडे टाइप के, मतलब फव्वारे टाइप के छेद कर दिए। फव्वारे छेद करने से क्या होगा, वो पूरे में कम पानी में ही हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन हो जाएगा। प्रॉपर इरिगेशन कम समय में हो जाएगा। तो स्प्रिंकलर सिस्टम आपको समझ में आएगा। इसमें छोटे छोटे नोजल लगे होते हैं, पाइप्स में नोजल लगे होते हैं, और यहाँ से सप्लाई होता है। सप्लाई से ये पूरे नोजल क्या करते हैं, पूरे खेत में ये नोजल, रोटेटिंग नोजल होते हैं, हैवी ना रोटेटिंग नोजल्स। तो ये पूरे झरने की तरह पूरे खेत में पानी, फव्वारे की तरह पूरे खेत में पानी दे देते हैं। इसमें ये ध्यान रखना, इसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं ताकि कहीं पर कम पानी, ज़्यादा पानी नहीं, एक इक्वल अमाउंट ऑफ पानी पूरे खेत में अवेलेबल हो सके। फिर हमारे पास ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम में हम क्या करते हैं, जहाँ पर पानी की कम मात्रा होती है वहाँ पर छोटे छोटे ड्रिप सिस्टम से हम पानी देते हैं। ड्रिप सिस्टम से पानी क्या होता है, पानी की वेस्टेज कम होती है। आज की डेट में पानी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पानी अवेलेबल कम हो गया है, जमीन का जो पानी का स्तर है वो भी नीचे चला गया है। तो यानी कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम खेती कर सकते हैं।
उसके बाद ही हमारे पास मॉडर्न मेथड समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास कुछ होता है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। अब हमने पानी भी दे दिया, पानी देने के बाद अब क्या होगा, कुछ ऐसे प्लांट है जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स का मतलब क्या है, देखो अनडिजायर प्लांट्स आर कॉल्ड द वीड्स। जो पौधे हमें नहीं चाहिए, जो पौधे नहीं चाहिए वो भी हमारे खेत के बीच में, जो हमने फसल उगाई है उसके बीच में उग जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वीड। और रिमूवल ऑफ वीड्स कॉल्ड द वीडिंग। वो अब वीड्स को निकालने को बोलते हैं वीडिंग। अब ये हानिकारक क्यों होता है, ये समझने वाली बात है। वीड उग गया तो उगने दो, उसमें वो हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये वीडिंग इज नेसेसरी सिंस द वीड compete विद द क्रॉप प्लांट्स। वो क्या करता है, वीड क्या करता है, जो हमने पौधे उगाए हैं, क्रॉप उगाए हैं, तो वो उसका जो वाटर होता है, न्यूट्रिएंट होता है, स्पेस होता है या लाइट होता है, वो सनलाइट होता है, वो उसका यूज कर लेता है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो क्रॉप्स होता है उसको प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, सनलाइट नहीं मिल पाती है, वाटर नहीं मिल पाते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ होता है, इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ, प्लांट का जो इफेक्ट इफेक्ट ग्रोथ होता है, इफेक्ट करता है। सम वीड्स आर, अब देखो, अब कुछ को वीड्स को क्या करते हैं, वीड्स को हम हाथ से भी उखाड़ते हैं, उसको रूट के साथ उखाड़ना पड़ता है। रूट के साथ क्यों उखाड़ना पड़ता है, अगर रूट रह गया तो वो वीड दोबारा हो जाएगा। और दूसरी बात, वीट में जो हमारा वीड है, वीड में फ्लावर आने से पहले उखाड़ना पड़ता है। अगर उसमें फ्लावर आ गया तो वो और सीड्स तैयार कर, जो वीड वीड है वो और रिप्रोड्यूस हो जाएगा, और तो उससे हमारी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम उसको क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग एंड द मे बी पॉइजनस फॉर द एनिमल एंड ह्यूमन बींग। और वो वीड्स क्या करते हैं, वो वीड्स हमारे प्लांट्स के लिए भी पॉइजनस हो सकता है, और वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो वीड्स को हमें हटाना पड़ता है। फार्मर अडॉप्ट द मैनी वे ऑफ रिमूविंग वीड्स। अब ये फार्मर क्या करता है, अलग अलग तरीके से वीड को हटाता है, अलग अलग तरीके से वीड को। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखने से क्या पता है, फार्मर अडॉप्ट द मैनी वे ऑफ रिमूविंग द वीड्स। उसमें क्या होता है, टीलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स, क्या हमारे पास है। टीलिंग क्या होता है, जो फसल उगने से पहले हम क्या करते हैं, फसल उगने से पहले, फसल उगने से पहले हम टीलिंग कर देते हैं। टीलिंग से क्या होता है, जो वीड्स के जो रूट्स हैं वो उसको अच्छी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि किल द वीड्स, उसको हम अच्छी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किलिंग द वीड्स, किलिंग द वीड्स एंड अपरूटिंग, ठीक है, उसको हम जड़ से हटा देते हैं। विच में बी ड्राई एंड अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, और वो जो खत्म हो जाता है वो सॉइल के साथ मिल जाता है। द बेस्ट टाइम ऑफ रिमूविंग द बीड्स, अब मैंने क्या बताया था, रिमूवल ऑफ बीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस द फ्लावर। फ्लावर के देने से पहले, फ्लावर और सीड देने से पहले उसको हटा देना जरूरी है। मैनुअल रिमूवल इंक्लूडिंग फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय द अपरूटिंग एंड कटिंग फ्रॉम द दोज फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब अब नॉर्मली क्या करते हैं हम, उसको वीड्स को हटाने के लिए उसको खेत में उसको उखाड़ देते हैं, या उसको जमीन से बिल्कुल रूट से बिल्कुल काट देते हैं, ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ उसकी ना हो सके। तो and the manual removal of the including the physical removal of the weeds। तो मैनुअल रिमूवल आपको समझ में आ गया, मैनुअल रिमूवल क्या होता है। तो मैनुअल रिमूवल ऑफ द इंक्लूडिंग द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय द अपरूटिंग एंड कटिंग फ्रॉम द देम इन द क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के क्लोज से करता है। कब करना है, टाइम टू टाइम करना है। टाइम टू टाइम क्यों करना है, थोड़ा सा भी ग्रोथ हो तो उसको आपको रेगुलर करना है। इट डन बाय द विद द हेल्प ऑफ खुरपी। हम घर में देखा है ना, खुरपी की मदद से वो क्या करता है, देखो किसान कितना मेहनत करता है, खुरपी की मदद से वो छोटे छोटे जो घास घास होते हैं उसको भी वो हटाता है। सीड ड्रिल्स इज आल्सो यूज फॉर द अपरूटिंग। सो सीड ड्रिल्स क्या करता है, वो भी अपरूटिंग में, अपरूटिंग वीड्स को हेल्प करने में हमें हमारी मदद करता है। उसके बाद वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय द यूजिंग द कंटेंट केमिकल। अब तो केमिकल से भी हम क्या करते हैं, वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वीडिसाइड्स। तो अगर हम वीडिसाइड छिड़क देते हैं तो क्या होता है, उससे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो नहीं उगते हैं, उसको बोलते हैं हम वीडिसाइड्स। दीज आर द स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। उसको क्या करते हैं, वीड्स को हटाने के लिए ये बहुत ज़्यादा
जरूरी होता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, वो क्या करते हैं, क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिंग वीडिंग आर वीडीसाइड्स आपको समझ में आ गया। वीडीसाइड एक तरह का कुछ केमिकल होते हैं, केमिकल की मदद से भी हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और केमिकल की मदद से इस तरह से छिड़काव करके, देखो आप यहाँ पर आपको वीडीसाइड्स को स्प्रे करके हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारे खेत में जो हमारी फसल है उसको नुकसान नुकसान नहीं पहुंचाता है। और लेकिन वीडीसाइड में हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है, ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है, तो हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ करना पड़ता है, अपने मुंह को ढक के करना पड़ता है अपने, ताकि वो वीडिसाइड्स के जो केमिकल है हमारे ह्यूमन के अंदर ना जा सके। शुड बी कवर देयर नोज शुड बी कवर देयर नोज एंड द माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ केमिकल। जो भी तरह का केमिकल है, वीडिसाइड्स है या किसी भी तरह का केमिकल है जो छिड़काव करने के लिए हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अभी हमारी फसल में हमने वीडिसाइड भी दे दिया, अब हमारी फसल तैयार हो गई है। फसल तैयार होने के बाद हमारे पास क्या है, उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, फसल को काटना। फसल को काटने का है, जब फसल हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है तो फसल को काटने के लिए हमारे पास सिकल्स का यूज होता है। ये जो हमने सबसे पहले कहा था कि बच्चों ने सिकल्स देखा था, ये सिकल से यूज होता है। सिकल की वजह से बाय हाथ हाथ से क्या करते हैं, हम उसकी जड़ को पकड़ के, हम उसके तने को पकड़ के और हमें उसकी जड़ों को काट देते हैं। तो ये हमारे पास हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, हाँ देखो, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। जब वो जो हमारी फसल मैच्योर हो जाए तो उसको जो काटने को जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसको करते हैं पुल्ड आउट, उसको ऊपर की तरफ पुल्ड करके रखते हैं, एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड से उसको, ग्राउंड के पास से उसको कट किया जाता है। इट इज यूजली टेक द 3 and 4 month फॉर ए क्लियर द क्रॉप्स ऑफ मैच्योर। जो मैच्योर हो गया उसके बाद 3 and 4 month जो के बाद उसको, जो हमारा क्रॉप होता है 3 से 4 महीने में पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद हम इसको काटते हैं, उसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली। देखो हमारे कंट्री में क्या होता है, इसको मैनुअली भी किया जाता है, मैनुअली बाय सिकल्स, एंड मशीन से भी किया जाता है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टर। उसको हार्वेस्टर भी कहता है। आजकल देखते हो कि बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, वो खेत में फटाफट हार्वेस्टिंग कर देते हैं, उसमें टाइम कम लगता है, मैन पावर कम लगती है, और ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये इस तरह से होता है, इसमें फसल भी तैयार हो जाती है, इसका कंबाइनर होता है। एंड अब उसके बाद हमारे पास फसल हमने काट ली, फसल काटने के बाद क्या होता है, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। द ग्रेन्स, अब उसमें ग्रेन्स है, जो हमने फसल काटी है उसमें ग्रेन्स है। सीड्स नीड टू बी सेपरेट, किससे सेपरेट करते हैं, फ्रॉम द काफ। काफ होता है, जैसे मान लो आपने ये फसल को, ये आपकी फसल है, इसमें आपके सीड्स है, इस सीड्स को इस काफ के साथ अलग करने को, अब मान लो इसमें आपको इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज यहाँ से हम कर लेते हैं, इसमें सीड्स है, तो इसको अलग अलग करने को, सीड और उस काफ को अलग अलग करने को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग बाय मैनुअल मेथड से भी किया जाता है, और आजकल मॉडर्न मेथड से भी किया जाता है, और आजकल कंबाइनर आ जाता है, उसमें उसमें आपका जो थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग है दोनों साथ ही हो जाता है। देखो ये हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो इकट्ठे ही इसको हार्वेस्टिंग, मतलब फसल भी काट देता है, इसको थ्रेशिंग भी कर देता है, तो उसको बोलते हैं थ्रेशर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है विनोइंग। उसके बाद अब देखो, इसको फसल तैयार करने के बाद जो प्रॉपर सीड्स है उसको घास भूसे के साथ अलग करने को क्या बोलते हैं, विनोइंग। द सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द क्राफ बाय द विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं, ये जो हमारे पास विनोइंग मेथड है, इसमें एयर की मदद से हम क्या करते हैं, जो काफ और ग्रेन्स को अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब हमने, हमारे पास फसल हमारे पास तैयार हो गई, ठीक है, और हार्वेस्ट द, और फसल तैयार करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको सुखा लेंगे, स्टोरेज, उसको स्टोरेज करना है। लेकिन स्टोरेज से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज टू प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे फसल के लिए, जो हमारे ग्रेन्स किया है, कीप
इसको लंबे समय तक रखने के लिए, ये थोड़ी ना कि आपने फसल उगाई, फसल उगा के आपने खा लिया, उसको आपने साल भर तक उसको प्रिजर्व रखना है, उसको संभाल के रखना है। तो साल भर तक प्रिजर्व रखने के लिए दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, इसको मॉइस्चर से बचाना है, साल भर में इंसेक्ट से बचाना है, रैट से बचाना है, और माइक्रोब्स से बचाना है। तो जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है मोर मॉइस्चर, जो अभी हमने जो फसल तैयार की है उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, तो मॉइस्चर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इट इज फ्रेशली, इसको जो ग्रेन्स हमारे पास जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स है, हैव शॉर्टेड विद द ड्यूरिंग ड्राइंग इन मे बी गेट द, उसको सुखाते हैं, क्यों सुखाते हैं, अगर वो उसमें मॉइस्चर रहेंगे तो वो खराब हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं, अटैक बाय माइक्रो उस पर अटैक कर सकते हैं, एंड मेकिंग देम द अनफिट फॉर द अवर यूजेस, वो हमारे लिए अनसेफ हो सकते हैं, वो उसमें अनफिट हो सकते हैं। हैव बिफोर द, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हैंस बिफोर द स्टोरिंग दैम, उसको स्टोर करने से पहले ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड, उसको हमें प्रॉपर वे में सुखा लेना है, किसमें, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से ड्राइड, आजा भाई मेरे, स्टोर, उसको हम क्या कर रहे हैं, ड्राइड इन द सनलाइट, उसको सनलाइट में सुखा लेंगे, और को मॉइस्चर को, उसको मॉइस्चर हट जाना चाहिए। तो प्रिवेंट दिस अटैक बाय द इंसेक्ट, इससे क्या हो सकता है, वो इंसेक्ट से अटैक नहीं होगा, बैक्टीरिया और फंगी उसमें नहीं लगेंगे। तो आपने घर में भी देखा होगा कि अनाज को उगाने से पहले उसको हम क्या, उगाने के बाद उसको हम सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद ही हम उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं। और स्टोरेज क्या होता है, ये स्टोरेज का ये होता है सेलो, सेलो में क्या होता है, सेलो में बहुत बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें रख, इसको बोलते हैं सेलोज, सेलोज ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। और हमारे पास इस तरह से बोरियों में डाल के भी हम इसको क्या करते हैं, एक किसी रूम में रख देते हैं। और रूम कैसा होना चाहिए, रूम में होना चाहिए जो हमारे पास सेलोज है, सेलोज, और जो, और ये जो हमारे पास लार्ज स्केल पे जो हम रखते हैं उसी को बोलते हैं सेलो। ये मेटालिक बीन्स होते हैं जिसमें, या जूट बैग होते हैं जिसमें हम इसको रखते हैं, या और यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेट्स और रैट्स और इंसेक्ट से ये प्रोटेक्ट रखता है, इंसेक्ट और रैट्स से प्रोटेक्ट। ड्राइड नीम, और उसमें क्या मिला देते हैं, कई बार आपने घर में भी देखा होगा कि जो अनाज में हम नीम के जो लीव्स होते हैं, जो सूखे हुए नीम के पत्ते होते हैं वो डाल देते हैं। वो डालने से क्या होता है, उसमें किसी तरह का माइक्रोब्स और या उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं लगता, नीम में किसी तरह का माइक्रोब्स और बैक्टीरिया नहीं लगता। फॉर शॉर्टिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन द बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, कुछ उसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, फिनाइल की गोलियां दी जाती हैं। तो वो भी क्या करते हैं, हमें उसमें रैट और से बचाता है, रैट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। और उसके बाद हमारे पास आफ्टर, ये देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। इतनी चीज आपके समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से हम फूड भी ले सकते हैं। फूड लेने का क्या मतलब है, जैसे कौन कौन से फूड लेते हैं हम एनिमल से, मिल्क हम किससे लेते हैं, गाय, बुफेलो, ठीक है, शी गॉट एंड शी कैमल, इससे हम क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं। मीट, उसके बाद हम क्या लेते हैं, मीट भी लेते हैं। मीट किससे लेते हैं, हमारे पास हैन हो गए या गॉट हो गए, इनसे से हम क्या करते हैं, मीट लेते हैं। अब मीट के लिए या वूल के लिए, इनसे हम वूल भी लेते हैं क्या, जो आपके पास शिप्स होते हैं, शिप से आप वूल लेते हैं। तो अब इसके लिए जो हम केमिकल की फार्मिंग करते हैं, केमिकल को जो एनिमल को जो पालते हैं, एनिमल को जो इसी पालने को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल के से जो हम बेनिफिट्स लेते हैं, जैसे हमारे पास मिल्क के लिए हो गया, या हमारे पास मीट के लिए हो गया, या उसमें आपने क्या बोलते हैं, इन दोनों चीजों के लिए जो हम यूज करते हैं एनिमल्स को, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको प्रॉपर वे में रिवीजन दे देगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट चैप्टर लाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।